गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस ये विजन के 6 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। 50 चीतास टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी क्या है, 19th मीटिंग हुई है किसकी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, जिसमें क्या किया है, एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। जिसके अंदर क्या है, अगले 5 सालों में 50 चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चीता कंजर्वेशन ऑलरेडी पार्ट बन चुका है, एनटीसी का मैंडेटरी पार्ट बन चुका है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम ऑफ फंडिंग, और इसकी फंडिंग दी जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा जो एशियाटिक चीता है वो ओनली लार्ज कार्निवोर है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में 1952 से ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड द लॉस ऑफ हैबिटेट। अभी भी 8 से 12 अफ्रीकन चीतास हैं जो उसको साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना उनसे ट्रांसलोकेट किया गया है मध्य प्रदेश के कोनो पाल्पू नेशनल पार्क में। ठीक है, और ये हमने टाइमली न्यूज़ भी पढ़ी है। फाइन। अफ्रीकन चीतास का जो आईयूसीएन स्टेटस है वेरी इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल है, और इनको कंसीडर किया जाता है फॉर रीइंट्रोडक्शन एज एशियाटिक चीता। ठीक है, और एशियाटिक चीता का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिकॉज जो ये बहुत ही नंबर्स में एक कम है, और ये माना जा रहा है कि अभी जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले क्या है, इससे क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटी के जो लाइवलीहुड्स हैं उन एनहेंस होंगे थ्रू इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्या है, अगर हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन को भी अच्छा बना सकते हैं और हैबिटेट्स को और अच्छा बना सकते हैं, और इवन एन इकोसिस्टम। फाइन। ऑफर्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग फॉर लार्ज फील्ड ऑफ इंडिया, मतलब ऑफकोर्स अगर वहाँ पे शिकार भी आएगा, फिर टाइगर, लॉयन, लेपर्ड एंड चीता, तो ये इकट्ठे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 19th मीटिंग में और क्या क्या डेवलपमेंट प्लान्स को अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले एक वाटर एटलस को रिलीज़ किया गया है जिसमें ये बताया है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो हम जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं इंडिया में, और 35 रिवर्स ऐसी हैं जो इस एरिया से ओरिजिनेट होती हैं एंड विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर द वाटर सिक्योरिटी। इसके अलावा जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको एक्रेडिटेड किया गया अंडर द कंजर्वेशन एशियो टाइगर स्टैंडर्ड, और एनटीसी अब इस पर काम करिए सो दैट टाइगर रिजर्व्स को इवेल्यूएट किया जाए। ये एक तरह का ये सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो अलाउ करता है टाइगर सेट्स को, मतलब कि जो भी टाइगर स्टैंडर्ड्स, मतलब एक तरह क्राइटेरिया जिसमें हम करते हैं कि कौन कौन से जो टाइगर साइट्स हैं उनमें हम चेक करते हैं कि अगर उनका मैनेजमेंट सही चल रहा है सो दैट वो टाइगर को कंजर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन है वो अभी कितनी है, 2967 है, जिसमें इंडिया वर्ल्ड की 70% टाइगर पॉपुलेशन रहती है, और 51 टाइगर रिजर्व्स में स्प्रेड है इन 18 स्टेट्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, उन्नत ज्योति बाय द अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, दैट इज द उजाला स्कीम कंप्लीट द 7 ईयर्स। तो गाइस जो हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, ये लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन 2015। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड किया जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है और कौन उसको लॉन्च किया जा रहा है। इस स्कीम के अंडर हम क्या करते हैं, सिंपल बात है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जो आप घर में यूज़ करते हो तो उनको एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड कर जाते हैं जो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, सो दैट जो घरों में पहले बल्ब यूज़ होते थे हम उनको, जो कि इनएफिशिएंट होते थे, उनको रिप्लेस कर सकें। ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है, एफिशिएंट लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करना है और अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है। इसके अलावा हमने क्या क्या अचीव ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी 37 करोड़ एलईडीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और कितनी एनर्जी हम ऑलरेडी एक एनएम में सेव कर चुके हैं, 47,778 मिलियन किलोवाट। इसके अलावा हमने ऑलरेडी क्या किया, जो पीक डिमांड थी 9,567 मेगावाट को, उसको हमने अवॉइड किया गया है, और जिसकी वजह से हमने कार्बन एमिशंस को भी नियर अबाउट 386 करोड़ टन एमिशंस को हमने रिड्यूस किया है। कॉस्ट जो होती है एलईडी बल्ब की उसको भी हमने बहुत घटा के 85% कम कर दिया है। इसके अलावा और क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंश्योर किया ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को इंकरेज किया बाय ई प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से क्या, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम है उनमें भी रिडक्शन देखने को मिला है और प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ी है। इसी पार्ट के एक अंदर था कि ईईएसएल ने ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी एनरोल किया था, जिसके अंदर एलईडी ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो हमारे वीकर सेक्शन हैं उनको किया था। फाइन। नेक्स्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च अंडर द PMFME स्कीम। तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि ये स्कीम है क्या, PMFME। ठीक है, तो गाइस ये जो है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, इसका एम है कि हमें क्या करना है, एक सेकेंड देखो, इसका एम है कि हमें क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल, अभी अगर आपकी कोई खुद की एक एंटरप्राइज है, छोटे लेवल पे है, उनके कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, जो भी फूड प्रोसेसिंग में लोग इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं और उनका बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस
बढ़ाना है सो दैट हम उस सेक्टर को फॉर्मलाइज कर सकें, क्योंकि अभी कोई माइक्रो लेवल पे है तो उनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, 1 या 2 लोगों को रख लेते हैं, तो हमें उनको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उन्होंने नाफेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया था फॉर डेवलपिंग 10 ब्रांड्स ऑफ सिलेक्टेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ किए थे जिसमें हमें एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अंडर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। इसके अंदर जो 6 ब्रांड है कौन कौन से, तो अमृत फल जो कि गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करता है, कोरी गोल्ड जो कि कोटा से बिलोंग करता है, कश्मीरी मंत्रा कुलगांव जम्मू कश्मीर, मधु मंत्रा सहारनपुर यूपी से, सोमदन थाने महाराष्ट्र का, होल व्हीट कुकीज़ ऑफ दिल्ली बेक्स ये दिल्ली के, इनको लॉन्च किया गया था। अकॉर्डिंग टू नाफेड जो बेनिफिट्स है कंज्यूमर्स के लिए, ये इस प्रोडक्ट की लॉन्गर शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है, मतलब आप ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो और वो फ्रेश रहता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव इसलिए लाया गया था सो दैट हम क्या कर सके, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग प्रोवाइड कर सकें, उन्हें प्रमोट कर सकें, और इससे क्या होगा, हर एक रीजन के एक इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, बिकॉज किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट सो दैट हम मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वी विल प्रोवाइड इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल सो दैट हम उसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर रिलीजेज द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट। तो ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। ठीक है, अभी का जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर है जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें ये बोला है कि अगर आपको किसी भी टेलीकॉम कंपनी को कोई भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगर आपको उनके साथ कंप्लाई करना है या बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस क्या होगी, इससे क्या होगा, हम जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज है, जो भी आप इंटरनेट के थ्रू डिवाइसेस चलते हैं या फिर आप कुछ भी ऑपरेट करते हैं, जो भी इकोसिस्टम उसको हम और ज़्यादा सिक्योर कैसे बना सके, और जो साइबर क्राइम है उनको किस तरह से हम मैनेज कर सके। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ इंटेंडेड फॉर यूज बाय जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन डेवलपर, उनके लिए ये गाइडलाइंस रखी जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो एम्बेडेड है सेंसर सॉफ्टवेयर अदर टेक्नोलॉजी, सो दैट आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू डाटा एक्सचेंज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो या फिर उस सिस्टम पे इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे 226.4 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हैं जो ग्लोबली अभी सर्विसेज में हैं 2026 तक। ठीक है, तो इसमें देख भी रखा है जैसे कुछ फैक्ट्रीज हो गई हैं, कुछ शिप्स एयरप्लेन्स ट्रेन्स हो गई हैं, ठीक है, कुछ सिटीज़ हो गई हैं जो IT इनेबल्ड हैं, होम्स एंड बिल्डिंग्स भी हैं, डाटा सेंटर्स हो गए एंड मैनी अदर थिंग्स। कंसर्न क्या है, कंसर्न सबसे पहले क्या, हैकिंग बहुत ज़्यादा चलती है जिसकी वजह से कंपनीज को नुकसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, लोगों को हो सकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं सो दैट हम इसको सिक्योर बना सकें। सबसे पहले क्या, मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस है, मतलब कि अगर आप कोई भी डिवाइस को सेल करो इंपोर्ट करो तो उससे पहले उसको सर्टिफिकेशन किया जाएगा अंडर द इंडियन टेलीग्राम अमेंडमेंट रूल्स 2017। इसको सिक्योरिटी दी जा रही है, सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जो भी इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, एक नेशनल ट्रस्ट सेंटर को भी क्रिएट किया गया अंडर द TEC। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रेडिशनल वैक्सीन्स एज इफेक्टिव सेज द साइंटिस्ट। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, क्योंकि हेल्थ सेक्शन जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी रिसेंट रिसर्च आई है जिन्होंने बोला है कि जो वैक्सीन ट्रेडिशनल अप्रोचेस से हम बनाते हैं, जैसे कोई भी वैक्सीन की मतलब कोई भी वायरस की इनएक्टिव फॉर्म को इंसर्ट करके, जैसे कोवैक्सीन हो गए, दे आर जस्ट इफेक्टिव एज द मॉडर्न अप्रोचेज। मतलब देखो आप तो पता है, एक तो RNA DNA बेस्ड वो वैक्सीन बनते हैं और एक होता है हम किसी के वीकेंड फॉर्म से बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला साइंटिस्ट ने कि जो हम ट्रेडिशनल बनाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू mRNA या DNA बेस्ड वैक्सीन, जैसे ये हो गया वैक्सीन। ट्रेडिशनल मॉडर्न वैक्सीन अप्रोचेस में क्या फ़र्क है, जैसे ट्रेडिशनल वैक्सीन होते हैं इनमें एक इनएक्टिवेटेड जो भी वायरस है बैक्टीरिया की उसके एक वीकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं और उसको हम आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं एज एंटीजन, जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, ट्रिगर करता है। न्यू टेक्नोलॉजी आती है जैसे mRNA या DNA वैक्सीन होती हैं, उसमें मॉडिफाइड जीन्स होते हैं जो बॉडी के सेल्स को यूज़ करते हैं सो दैट आप में इम्यूनिटी बिल्डअप की जाए। इस अप्रोच को माना जाता है कि ये जल्दी होती है, मतलब कि बोलते हैं ना कि RNA DNA बेस्ड वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बिकॉज वो जल्दी बने जाते हैं और कस्टमाइज होते हैं फॉर सेवरल पैथोजन। mRNA वैक्सीन वर्क किए जाते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पीस ऑफ mRNA जो क्या करता है, वायरस की आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, उस प्रोटीन को यूज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम इसमें होता है, इसमें इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज क्या करता है,
कौन सा प्रोडक्ट फॉरेन है, मतलब सिंपल बात है कि आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में अगर कोई भी वायरस ऐसा होगा जो फॉरेन है, मतलब जो अच्छा नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वो वैक्सीन पहचान लेगा पहले, ठीक है, और वो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। हाईवर लेकिन अगर एफिशिएंसी पे बात करते हैं तो इनमें सिमिलर रिजल्ट्स ही दिए जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल वैक्सीन हो चाहे वो मॉडर्न वैक्सीन हो, ठीक है। मैसेंजर आरएनए वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, नीडेड टू मेक द प्रोटीन्स, दे कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टू द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर मेड। फाइन। नेक्स्ट है, अब भाई क्योंकि आपने देखा है कल प्राइम मिनिस्टर जी गए थे तो उनकी सिक्योरिटी कैसे प्लान की जाती है, तो भाई ये इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगा। अभी क्या है, जो भी पीएम की सिक्योरिटी की जो प्लानिंग होती है किसी भी विजिट पर जाते हैं, वो एक एलेबोरेट एक्सरसाइज होता है, मतलब ये नहीं कि भी मुंह उठा के कभी भी चल दिया, जैसे आपको किसी ट्रिप पे जाना, नहीं, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी पूरी प्लान की जाती है और एक बहुत बड़ी एलेबोरेट एक्सरसाइज है जिसके अंदर दोनों सेंट्रल एजेंसीज और वो किसी भी स्टेट में जा रहे हैं उनकी पुलिस फोर्सेज दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस सारी लिखी हुई है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ब्लू बुक में, ठीक है। इनको जो एसपीजी सिक्योरिटी मिलती है प्राइम मिनिस्टर को, एसपीजी एक प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री को। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, रूट क्लियर रखा, आपने देखा जब भी कोई नेता आता है आपको तो बिल्कुल रूट क्लियर रखते हैं, सफाई करते हैं, वेन्यू को सैनिटाइज करना, ये क्राउड को मैनेज करना, ये सभी की सभी उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट्स, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट तो नहीं है। हाउएवर ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो फाइनल कॉल देता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। मतलब कि सिंपल बात है कि देखो प्राइमरी जो सिक्योरिटी का काम होता है वो उस स्टेट की पुलिस का होता है, लास्ट काम ही होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। अभी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आया था वो रेज हुआ था 1985 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एसपीजी एक्ट 1988 भी बोला जाता है। इसका ये कि हमें प्राइम मिनिस्टर को प्रॉक्सिमल मतलब बिल्कुल नज़दीक से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इससे पहले थे हमारे जैसे मनमोहन सिंह जी उनको भी देता है, या फिर उनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन वही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी 5 साल तक देता है, ठीक है। एसपीजी ऑलरेडी हैज ट्राइड टू अचीव दिस बाय कुछ इनोवेटिव मेथड्स यूज करती है, बट ऑल्सो इन द ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन कोलैबोरेशन विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड द स्टेट ऑफ पुलिस फोर्सेस। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अभी के गुजरात हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मतलब कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उस जर्नलिस्ट से पूछा है कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करे बिकॉज ये हायर जुडिशरी की लैंग्वेज है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 क्लोज 1 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक जो 1963 है उसका सेक्शन 7 बोलता है कि अगर आप हिंदी या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की, कोई जैसे तमिल हो या पंजाबी हो, वो यूज़ करते हो इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी ऑथराइज की जाएगी। मतलब सिंपल बात ये कि इंग्लिश तो है ही है, लेकिन आप अपनी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। और ये किसके थ्रू यूज़ कर सकते हो, विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर उस स्टेट के गवर्नर से, ठीक है, मेड बाय द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। फाइन। नेक्स्ट है शुगर डेवलपमेंट फंड। अभी क्या है, सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ जो फाइनेंशियली वीक जो शुगर मिल्स हैं या फिर जो इकोनॉमिकली भी वीक हैं, तो उनको और ज़्यादा रिहेबिलिटेट करने के लिए हम उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे अंडर द शुगर डेवलपमेंट फंड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर होगा। इशूड की जाएगी गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब किस तरह से ये लोन्स आपको दिए जाएंगे। ये गाइडलाइंस में क्या होगा, 2 साल का प्रोविजन होगा एंड देन 5 years ऑफ रीपेमेंट, आपको 2 साल तक आपको लोन दिया जाएगा और 5 साल तक आप बाद में रीपे कर सकते हो। शुगर डेवलपमेंट फंड को एस्टैब्लिश किया गया था बाय द एसडीएफ एक्ट 1982 सो दैट वो लोन्स प्रोवाइड कर सके, सो दैट शुगर फैक्ट्री को मॉडर्नाइज कर सकें, रिहेबिलिटेट कर सकें। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड द रिसर्च प्रोग्राम। तो सार प्रोग्राम को लॉन्च किया गया अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, 15 जो हमारे प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारी कंट्री के, वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सिटीज़ को स्मार्ट बना सकें टू डॉक्यूमेंट लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द स्मार्ट सिटीज मिशन। ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के जो भी आउटकम्स होते हैं उनको देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो अर्बन सिटीजन की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और जो इंडिया के जो लीडिंग जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के क्या किया है, न्यू एनरोलमेंट्स आए हैं और वो 65 लाख तक बढ़ के हैं।
इस पर्टिकुलर ईयर में 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर वॉलंटरी स्कीम होती हैं जो मेनली ओल्ड एज लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। 1000 से 5000 रुपये महीना देते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, एम क्या ये कि हम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को क्रिएट कर सकें, स्पेशली पुअर के लिए, अंडर प्रिविलेज या फिर वो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसके द्वारा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्वामेशन। एक्वामेशन इसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो बंदा मर चुका है उसकी बॉडी को हम इमर्स करते हैं वाटर और स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब कि जो भी मतलब कि बंदा मर चुका है उसकी बॉडी को हम किस में रखते हैं? पानी और स्ट्रॉन्ग एल्कली के मिक्सचर में इन अ प्रेशराइज्ड मेटल सिलेंडर, और उसको हीट करते हैं फिर 150 डिग्री सेल्सियस तक। ये कॉम्बिनेशन होता है जेंटल वाटर फ्लो, टेम्परेचर एंड अल्कली टेस्ट, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्लेमलेस वे माना गया है जिसमें बॉडी को डिस्पोज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को वाटर क्रीमेशन भी बोलते हैं। मतलब जैसे आप डेड बॉडी को जलाते हो तो इसमें वाटर क्रीमेशन की बात की जा रही है, ग्रीन क्रीमेशन है, केमिकल क्रीमेशन की बात की जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, प्रोसेस क्या करती है? बोन फ्रेगमेंट्स को छोड़ देती है एंड न्यूट्रल लिक्विड, जिसको हम एफ्लुएंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल। हिस्टोरिक डिसीजन में ओडिशा ने अप्रूव किया है श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1954 के कुछ अमेंडमेंट्स को, जिसमें कुछ इश्यूज को सिंप्लीफाई किया कि किस तरह से जगन्नाथ टेम्पल के लैंड को आप ओ कर सकते हो। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर है कि वो टेम्पल के लैंड को बेच भी सकता है, लीज पे भी दे सकता है, विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जगन्नाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था 12th सेंचुरी में बाय किंग अनवत्रम चोड़ागंगा देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। जगन्नाथपुरी टेम्पल को हम यमुनिका तीर्थ या फिर वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं, और ये 4 धाम पिलग्रिमेज का पार्ट है। 4 धाम में पता होना चाहिए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम आते हैं। फाइन, द्वारका और पुरी मतलब जगन्नाथपुरी कोई जगह। ठीक है, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, आई थिंक इट इज़ द लास्ट न्यूज़। यस, सबसे पहला है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, अभी एक सर्वे हुआ है वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022 का, जिसमें बोला है कि 10.4 लैक्स को काउंट किया गया है एट द चिल्का लेक। चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और यहाँ पे जो मेगली बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होते हैं। इसको रामसर साइट भी डेजिग्नेट किया गया था सिंस 1981। नालाबन आइलैंड है जो कि विद इन द लेक है, उसको बर्ड सेंचुरी भी नोटिफाई किया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इरावदी डॉल्फिन एक फ्लैगशिप स्पीसीज है जो इस लेक में पाई जाती है, लेकिन वो कुछ ही महीनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पलमनेर कुप्पम फॉरेस्ट रेंजेस में। फोना क्या है? यहाँ पे जो मेनली एशियाटिक एलिफेंट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये सेंचुरी कम आती है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चले जाते हैं। फ्लोरा क्या है? यहाँ पे साउथर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, थोनी स्कबर एंड ग्रासी प्लेन्स भी। ठीक है, तो कहते हैं जो डेली करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।